स्टूडेंट, आज की क्लास में हम फार्माकोविजिलेंस का अध्ययन करेंगे। फार्माकोविजिलेंस जो है आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक में इंक्लूड किया गया है। अगर आप किसी भी मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या उससे हमें क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उसकी जानकारी हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी का अध्ययन हम फार्माकोविजिलेंस के अंतर्गत करते हैं। फार्माकोविजिलेंस जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, फार्माको और विजिलेंस। फार्माको जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि मेडिसिनल सब्सटेंस को इंडिकेट करता है, जबकि विजिलेंस एक लैटिन शब्द है जो इंडिकेट करता है टू कीप वॉच। अर्थात किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस की तरफ हम अवेयरनेस जो बना करके रखते हैं उसका अध्ययन हम जहाँ करते हैं उसे फार्माकोविजिलेंस कहते हैं। या वो मेडिसिन जिनका उपयोग करते हमें सावधानी रखनी चाहिए, उनका इंक्लूज़न हमने फार्माकोविजिलेंस के अंदर किया है। अगर अकॉर्डिंग टू WHO हम फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन देखें तो इन्होंने कहा है द साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। अर्थात इन्होंने कहा है कि अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी ड्रग से होने वाली जो समस्या या उससे होने वाले जो एडवर्स इफ़ेक्ट है जो उस मेडिसिन से नहीं हो सकते, ऐसे प्रभाव को डिटेक्शन मतलब पहचानना, असेसमेंट यानी उसका आकलन करना कि कितने हद तक ये उस चीज़ को अफेक्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना ये जो प्रभाव है वो किस कारण से हो रहा है, और प्रिवेंशन मतलब होता है रोकना। तो किसी भी ड्रग से होने वाली जो प्रॉब्लम होती हैं या उनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है उनको पहचानना, उनको समझना, उनका आकलन करना या उनको रोकने का अध्ययन हम जिस भी साइंस के अंतर्गत करते हैं या उसे रोकने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसे फार्माकोविजिलेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि फार्माकोविजिलेंस में आपने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ ली कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आप सुनते होंगे और आप नॉर्मली लोगों को कहते सुनते हैं कि इस ड्रग से मेरे को साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही, क्या नहीं, ये दोनों एक नहीं है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में अगर हम देखें तो ये एक अनटूवर्ड मेडिसिनल ऑकरेंस दैट में प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विथ अ मेडिसिन। जब भी हम किसी मेडिसिन का प्रयोग होते हैं तो जो उससे अनकही गई या अनचाही जो हमको समस्या उत्पन्न होती है उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। अगर आप कोई पेट के लिए दवा ले रहे हैं और आपके सर में कोई समस्या हो रही है, उस दवा का जो मेन एक्शन पॉइंट है वो पेट या एब्डोमेन एरिया होता है, उसका हेड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और वो अपने इफ़ेक्ट से अपोजिट इफ़ेक्ट दिखाती है, जो वहाँ है बट डज नॉट नेसेसरी हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप, यानी उस जो इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है उसका ट्रीटमेंट से कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, इसे कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आपने कोई मेडिसिन ली और उस मेडिसिन का अनटूवर्ड इफेक्ट, अनचाहा जो प्रभाव होता है उसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। साइड इफेक्ट का मतलब होता है द अनप्लीजेंट इफेक्ट दैट अ ड्रग में हैव इन एडिशन टू इट यूजुअल इफेक्ट। कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं और उसका जो अति प्रभाव, ज़्यादा मात्रा में अगर प्रभाव दिखता है या जो उस सिस्टम में उसका प्रभाव बताया गया है उस सिस्टम में उसका कोई अलग प्रभाव दिखता है तो इसे हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। साइड इफ़ेक्ट में आप गौर करेंगे कि जो मेडिसिन का एक्शन होता है वही एक्शन या तो कम होता है या तो ज़्यादा होता है, या उसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर उसी सिस्टम में हमको कोई इफ़ेक्ट दिखता है, जबकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन में ये अपोजिट सिस्टम में हमको इफ़ेक्ट दिखाता है। इसके अलावा एक तीसरा शब्द आता है मेडिकेशन एरर, जो इन दोनों से ही अलग है। आप कभी कभी देखेंगे दो मेडिसिन एक जैसी दिखती हैं या दो दवाइयाँ सुनने में एक जैसी सुनाई पड़ती हैं, इन्हें लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग कहा जाता है। या प्रॉपर स्टोरेज ना करने से या सही तरह से प्रिस्क्राइब ना करने से मेडिसिन देते समय, इसको कहा गया है प्रिवेंटेबल इवेंट्स, ये वो गलतियां हैं जिसे सुधारा जा सकता है। ये मेडिसिन के कारण नहीं होती है, ये ह्यूमन मिस्टेक, मैनुअल मिस्टेक के कारण होती है, चाहे वो डॉक्टर की हो या फिर पेशेंट की हो या फार्मासिस्ट की हो, इसीलिए इसको मेडिकेशन एरर कहा जाता है। तो इस तरह से ये तीन टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है और मेडिकेशन एरर। तो इनमें जो एडवर्स रिएक्शन होता है ये सभी में नहीं पाया जाता है, ये
किसी किसी मेडिसिन के प्रयोग से कुछ लोगों में पाया जाता है नॉर्मली, और ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर इस मेडिसिन की ऊपर ये रिसर्च ना किया गया या इसे डिटेक्ट ना किया तो ये आगे जा कर के और गलत इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए फार्माकोविजिलेंस का डेवलपमेंट किया गया, जिससे कि जो मेडिसिन के अनचाहे प्रभाव हैं या जो दूसरे सिस्टम में ये अफेक्ट करता है उसको रोका जा सके। अगर फार्माकोविजिलेंस की हिस्ट्री की बात की जाए तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि थैलोडोमाइड वाला जो इफ़ेक्ट है, जब हम मॉर्निंग सिकनेस के लिए फीमेल लोगों ने जब थैलोडोमाइड का यूज़ किया था तो उसका हमको एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन मिला था देखने के लिए, फोकोमेलिया डिफॉर्म इन्फेंट। तो वहीं पर से एक तरह से मेडिसिन का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमको दिखना चालू हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ आज़ादी नहीं होने के कारण या इंडिपेंडेंस नहीं होने के कारण 20th सेंचुरी में हमारे यहाँ पर एडवर्स ड्रग रिएक्शन की ओर ध्यान दिया गया। WHO ने भी जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बन गया तो इन्होंने फूड और मेडिसिन की सेफ्टी की तरफ ध्यान दिया। 2000 में सबसे पहले कहा जाए तो प्रोवाइडिंग गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग फार्माकोविजिलेंस सेंटर का किया गया। जबकि इंडिया में कहा जाए तो फार्माकोविजिलेंस ना कह करके 1986 में फर्स्ट टाइम WHO ने यहाँ पर फॉर्मल ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग को लॉन्च किया था। लेकिन जो फार्माकोविजिलेंस टर्मिनोलॉजी है और इसका जो लॉन्च है वो 2000 में किया गया था। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि फार्माकोविजिलेंस की आवश्यकता क्या है, तो जो क्लिनिकल स्टडी का जो डेटा होता है वो हमेशा हम उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो इसकी फार्माकोविजिलेंस की ज़रूरत इसीलिए है ताकि जो क्लिनिकल स्टडी का डेटा होता है उसमें कुछ लिमिटेशन आ जाए, कि जो क्लिनिकल स्टडी के बाद आप देखेंगे आजकल सारी मेडिसिन जो है एज अ मेडिसिन या एज अ ड्रग अप्रूव की जाती है, लेकिन अगर उसमें फार्माकोविजिलेंस का ऐड कर दिया जाए तो उन सारी मेडिसिन में हमको कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट मिलता है जिससे हम आगे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। अगर आप किसी भी मेडिसिन से होने वाले इफ़ेक्ट को तुरंत ही इन्फॉर्म कर देते हैं, जैसे ही भी किसी भी मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है, और जो चौथा फेस होता है वो होता है मार्केट सर्विलेंस। वहीं पर अगर आप उसके स्पॉन्टेनियस आप उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे तो इसे मार्केट से तुरंत हटा लिया जाएगा। इसके अलावा अगर फार्माकोविजिलेंस रहेगा तो जो कंट्रोल या ड्रग की क्वालिटी में जो गिरावट आ रही है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हमारी जो सोसाइटी है जो अभी औषधि या फिर ड्रग के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होती है, उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी फार्माकोविजिलेंस की आवश्यकता है। तो इसको अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें कि फार्माकोविजिलेंस लाने का हमारा उद्देश्य क्या है या एम क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है कि पेशेंट की जो सेफ्टी है, जो केयर है, जिस पर्पज़ से वो मेडिसिन ले रहा है उसकी गुणवत्ता को हम बढ़ा सकें। इसके अलावा पब्लिक की हेल्थ है और उसकी जो मेडिसिन वो यूज़ कर रहा है उसकी भी गुणवत्ता बढ़े। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन कितनी बेनिफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है, उसको लेने से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको लेने से क्या रिस्क इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका असेसमेंट भी हम फार्माकोविजिलेंस से करते हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन के सेफ़, लॉजिकल और इफ़िकेशियस यूज़ को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इसका सबसे मेन है कि ये जो हमारी पब्लिक है उसको ये एजुकेशन देती है या उनको अवेयर करती है, ताकि आप ब्लाइंड होकर के किसी भी मेडिसिन का उपयोग ना करें। तो इस तरह से फार्माकोविजिलेंस एक साइंस है जो लोगों को अवेयर करता है मेडिसिन यूज़ के द्वारा, और जो इसके रूल और रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी मिलती है, और अगर मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी है तो उसका इफ़ेक्ट भी अच्छा होता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि जो फार्माकोविजिलेंस है, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी हम पढ़ते हैं, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पहले मॉडर्न मेडिसिन के लिए आया था, उसके बाद आयुर्वेद के लिए आया था। वैसे ही जब फार्माकोविजिलेंस 2000 में WHO ने लॉन्च किया था तो इंडिया में सबसे पहले 2004 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने कोऑर्डिनेट करके नेशनल फार्माकोविजिलेंस एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, जिन्होंने अलग अलग जगह पर फार्माकोविजिलेंस सेंटर को इनॉग्रेट किया था या ओपन किया था। तो जब फार्माकोविजिलेंस लॉन्च हुआ 2004 में CDSCO के हेल्प से, तो उस समय इसका एक नेशनल सेंटर था, इसके 2 जोनल सेंटर थे, एक नॉर्थ और ईस्ट को देखता था, दूसरा वेस्ट और साउथ को। उसके बाद इसके 5 रीजनल सेंटर थे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और मिडिल सेंटर।
इसके अलावा इसके पेरिफेरल सेंटर थे। तो ये जो पेरिफेरल सेंटर थे पहले तो कम होते थे, अब धीरे धीरे इनकी संख्या जो है 99 बोल सकते हैं, या धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। तो मॉडर्न साइंस में ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2004 में हो गया था। ये जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि ये तो बना दिया सरकार ने 2004 में कि नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर बनाना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? तो इनको लोगों को अवेयर करना था कि उनको अगर किसी भी मेडिसिन से कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसको जा कर के वो रिपोर्ट करें, और इस रिपोर्टिंग डेटा को वो कलेक्ट करते थे, फिर उसको वो इवेल्युएट करते थे, और इस सारे कलेक्शन को इवेल्युएट करने के बाद ये डिसाइड करते थे कि कौन सी मेडिसिन को हमको प्रमोट करना है, कौन सी मेडिसिन को मार्केट से हटा देना है। तो ये नई नई पॉलिसी बनाते थे और मेडिसिन के ईरर को ये रोकने का प्रयास करते थे। तो ये जो कार्य हम बता रहे हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के लिए बताई गई थी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। अब आप लोग की सिलेबस में इसको क्यों ऐड किया गया है, कि क्या कारण है कि हमको फार्माकोविजिलेंस पढ़ने की ज़रूरत है? पहले ये पीजी के सिलेबस में ही ऐड था, इसे अभी एनसीआईएसएम ने डेवलप फॉर्म में यूजी के सिलेबस में ऐड किया है। तो आप लोग जब नेक्स्ट पीजी में एडमिशन लेंगे या फिर आप यूजी एज अ डॉक्टर बन के निकलेंगे, तब आपको एडीआर फॉर्म के बारे में पता चलेगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म, की जब हमें किसी मेडिसिन से कोई इफ़ेक्ट हो रहा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो उसको हमको कैसे पता चलेगा, उसको हमको कैसे रिपोर्टिंग करनी है, उसको हमको कैसे सेंटर में भेजना है। तो इसी को बताने के लिए आपको इसको टीचिंग में डाला गया है, आपके सिलेबस में डाला गया है। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे अगर आपको फार्माकोविजिलेंस का नॉलेज है तो तुरंत आप एडीआर, जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है उसका तुरंत रिपोर्ट करेंगे जब वो ड्रग पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में है। इसके बाद आपको ये भी रियलाइज़ होगा, यानी हम आज के समय में कोई भी मेडिकेशन, हमसे कोई सर दर्द की पूछ रहे हैं तो हम बिना सोचे समझे लिख देते हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी मेडिसिन, चाहे वो हर्बल है, लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद की मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है, लेकिन जब आप विरुद्ध आहार, पथ्य और दो ड्रग के जो इंटरेक्शन होते हैं, तो इस जो फार्माकोविजिलेंस है इसका कहना है कि कोई भी मेडिसिन एडीआर इफ़ेक्ट कर सकती है। ये रियलाइज़ कराना स्टूडेंट को, प्रॉपर मेडिकेशन हिस्ट्री, मैंने जैसे बताया ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है, ड्रग डाइट इंटरेक्शन होता है, तो इसमें हिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि अगर पेशेंट कोई मेडिसिन पहले से ही ले रहा है और आप उसको फिर से दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं बिना उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लिए, तो उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका एक एडवांटेज है कि प्रॉपर मेडिकेशन हिस्ट्री लेगा स्टूडेंट। डिक्रीज द इरिटेशन यूज ऑफ द मेडिसिन, एडवर्स ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एंड इप्रोप्रिएट पॉलीफार्मेसी। आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उठा करके उसको 10-20 दवाएं लिख दोगे या 5-6 दवाएं लिख देंगे, आप ये ध्यान नहीं देंगे कि ये मेडिसिन एक साथ रिएक्ट करती हैं या कुछ इंटरेक्शन करती हैं। तो आप जब फार्माकोविजिलेंस पढ़ेंगे तो आप तुरंत एडीआर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आपको ये नॉलेज होगा कि हर दवा एडीआर कॉज कर सकती है, आप इसके कारण इससे बचने के लिए प्रॉपर मेडिकेशन हिस्ट्री देंगे, आप ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करेंगे जो एक साथ एक दूसरे को अफेक्ट करती है। अब बारी आती है कि आयुर्वेद में फार्माकोविजिलेंस कब आया। तो आयुर्वेद में हर चीज़ें मॉडर्न मेडिसिन के थोड़ा बाद में आती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। 2008 में जो हमारा इंस्टीट्यूट है, पीजी इंस्टीट्यूट है जो जामनगर में है, वहाँ पर इन्होंने इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया था फार्माकोविजिलेंस के लिए। अगस्त 2008 में इसे नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर घोषित किया गया था, और यहीं से इन्होंने नेशनल प्रोग्राम फॉर एएसयू ड्रग लॉन्च किया था। जब ये बना था तो इसके अंदर एक नेशनल सेंटर थे और इसके भी रीजनल सेंटर 8 और 30 पेरिफेरल सेंटर थे। तो ये 2010 का डेटा है। उस समय जब ये ऑर्गेनाइज हुआ था 2008 में, तो 2008 में जो इसका नेशनल सेंटर था वो है जामनगर। लेकिन अभी के समय में अगर इसके नेशनल सेंटर की बात की जाए तो अय्या दिल्ली जो है ये फार्माकोविजिलेंस का नेशनल सेंटर है। साथ ही इसके 8 रीजनल सेंटर हैं, जैसे बीएचयू में है, भिलाई में है, त्रिवेंद्रम में है, गुवाहाटी, एनआईए, बेंगलोर, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई।
साथ ही यहाँ पर आपको 30 पेरिफेरल सेंटर दिख रहे हैं जो अभी बढ़ के 55 या उससे भी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो आयुर्वेद में भी आपके फार्मेको विजिलेंस करते हैं और कुछ जो है वो सिद्ध के लिए भी अलग से फार्मेको विजिलेंस सेंटर पेरिफेरल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये जो नेशनल फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम है जो एएसयू ड्रग के लिए बताया गया है, इनका क्या काम था, क्यों हम जो मॉडर्न मेडिसिन के नेशनल प्रोग्राम था उसमें इंक्लूड नहीं हुए थे, क्यों हमें आयुर्वेद के लिए अलग बनाया गया और इनका क्या काम है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर एएसयू ड्रग होता है, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोकॉल बनाया है प्रिपरेशन के लिए जितने भी एएसयू ड्रग है। इसके अलावा इन्होंने अपना एक अलग एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म किया है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं या हम डायग्नोसिस करते हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे जो पॉइंट होते हैं वो मॉडर्न पैरामीटर से अलग होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एनपीपी नेशनल फार्मेकोविजिलेंस के लिए प्रोटोकॉल बनाया, और जब इनको एडीआर की रिपोर्टिंग करनी थी तो इन्होंने एक नया एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म बनाया। इस एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म को भरने के लिए या फिर फार्मेकोविजिलेंस से नॉलेज को बताने के लिए इन्होंने जितने भी रीजनल फार्मेकोविजिलेंस सेंटर हैं या पेरिफेरल सेंटर है वहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा ये जितने भी आयुर्वेद के टीचर होते हैं उनके लिए आरओटीपी रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। साथ ही ये अलग तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं जिससे जो फार्मेको विजिलेंस का नॉलेज है वो दूर तक पहुँचे। अब इसके बाद कुछ बातें आती हैं कि हमें क्या क्या रिपोर्टिंग करनी चाहिए, व्हाट टू रिपोर्ट। तो ड्रग रिलेटेड जितने भी हमारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जब हम उस मेडिसिन को ले रहे हैं और उसको लेने के बाद हमको कोई अनवांटेड या अपोजिट इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कई ऐसी मेडिसिन है जिनको लेने से डायरेक्ट डेथ हो जाती है या पेशेंट कोमा में चला जाता है या उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है लंबे समय के लिए, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है या लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर हो जाता है, तो इन सारी कंडीशन में आपको फार्मेको विजिलेंस को रिपोर्ट करना है। अब ये रिपोर्ट कर कौन सकता है, तो कंज्यूमर जो होता है वो रिपोर्ट कर सकता है। आपको अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो आप जा कर के नज़दीकी अस्पताल में या फिर जितने भी हॉस्पिटल, या तो पेरिफेरल, ज़रूरी नहीं है कि आप पेरिफेरल फार्मेको विजिलेंस सेंटर जा कर के रिपोर्ट करें, आप किसी भी एएसयू डॉक्टर को अगर ये इन्फॉर्म करेगा तो वो अपने नज़दीकी जो सेंटर है उसमें वो एडीआर फॉर्म को भर के भेज सकता है। तो कोई भी डॉक्टर है, नर्स है या कंपाउंडर है, ये भी अगर चाहे तो उसको ले सकता है। अब इसको रिपोर्ट कैसे होती है, तो आपने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने पेरिफेरल फार्मेको सेंटर को बताया, उन्होंने रीजनल फार्मेको विजिलेंस सेंटर को बताया, उन्होंने डेटा को एनालिसिस किया, असेसमेंट किया और उन्होंने इसको किसको भेज दिया, नेशनल फार्मेको विजिलेंस सेंटर को। नेशनल फार्मेको विजिलेंस फिर इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा देता है। दरअसल रीजनल वाला सिर्फ अपने रीजन का डेटा आपको भेजेगा, जबकि नेशनल फार्मेको विजिलेंस सारे रीजन से इसको लेकर के एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है और फिर वो इसे आयुष डिपार्टमेंट में भेजता है। अगर ये डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है कि सब इसे जाने, तो ये इसे WHO को भेज देते हैं, जिसमें ये इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से एक एडीआर की रिपोर्टिंग होती है कि किसको देना है और कैसे देना है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप इसको 3 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं, प्यूपल, फंक्शन और स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला आता है रिपोर्टर। रिपोर्टर जाता है, आप पहला वाला देखेंगे कि कौन प्यूपल इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो रिपोर्टर होता है उसका काम क्या है, रिपोर्टिंग करना, डिटेक्शन करना और जनरेशन करना डेटा। उसके बाद ये जो रिपोर्टर है वो जाता है डॉक्टर के पास या फार्मासिस्ट के पास या नर्स के पास या किसी भी हेल्थ वर्कर के पास, या फिर से एक तरह से कंज्यूमर के पास जाता है। तो ये सारे कौन है, रिपोर्टर्स हैं। उसके बाद इवेल्युएटर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, इन्हें कहा गया है इवेल्युएटर। उसके बाद जो रिपोर्टर है वो क्या रिपोर्ट करेंगे, तो ये करेंगे रिपोर्टेड
जो उनको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है या क्वालिटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या मेडिकेशन एरर है, उसको ये बताएँगे। इसके अलावा कभी-कभी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में हमारी मेडिसिन गई है तभी हमको साइड इफ़ेक्ट पता चल रहा है, या किसी ने अगर किसी स्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरर या किसी हॉस्पिटल से ये मेडिसिन ली है, तो वो उस मैन्युफैक्चरर, हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी फंक्शन करके रिपोर्टिंग कर सकता है। जो इवैल्यूएटर मैंने बताए हैं, ये डाटा का कलेक्शन करते हैं और डाटा का कलेक्शन करके ये उसका इवैल्यूएशन करते हैं। ये जो इवैल्यूएशन का काम है, ये फार्माकोविजिलेंस सेंटर के अंतर्गत किया जाता है। फिर ये अपना पूरा डेटा बना करके इसको डिसीज़न मेकिंग और एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए इसको रीजनल सेंटर में भेजते हैं। ये जो डिसीज़न होता है, ये या तो प्रोडक्ट रिकॉल हो सकता है, या शेड्यूल चेंज हो सकता है, वार्निंग हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट रिवॉल्व। इतने सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद ये जो होता है, इसका निवारण किया जाता है। प्रिवेंटेड मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम, रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी। अगर किसी मेडिसिन से होने वाला इफ़ेक्ट ज़्यादा हार्मफुल है, तो हम उस मेडिसिन को ही वहाँ से हटा देते हैं, जिससे उसकी मॉर्बिडिटी या मॉर्टिलिटी कम हो जाए। और अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी को चेंज करके या कोई मेडिसिन रिमूव करके दूर की जाए, तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से फार्माकोविजिलेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके द्वारा आप किसी भी मेडिसिन के होने वाले एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पता लगा सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। तो इसमें आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा कि फार्माकोविजिलेंस आयुर्वेद में उसका सेंटर कहाँ पर है, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, ADR क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है।